Very good evening all and welcome to Economics Online Class YouTube channel. Today we are going to solve practice set number 2 and this is the fourth video of the practice set solution series. तो चलिए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. MCQ 1. रोजगार के सिद्धांत को कहा जाता है. रोजगार के सिद्धांत को, ये जो रोजगार सिद्धांत है वो आता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में. निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? मांग की लोच माइक्रो है, एक वस्तु की कीमत माइक्रो, उपभोक्ता का संतुलन माइक्रो है, तो राष्ट्रीय आय है वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उससे रिलेटेड है. उत्पादन है किसके लिए किया जाए, ये कौन सी, इस समस्या का संबंध किससे? हमने पिछले क्लास में थोड़ा सा आपको बताया था कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था को 3 केंद्रीय समस्याओं को शामिल करना पड़ता है. पहले तो क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए. इसके अलावा ये जो 3 केंद्रीय समस्या, इनकी जो व्याख्या है प्रोफेसर सैमुअल्सन ने की थी. इसके अलावा कुछ एक विद्वानों ने 2 और जो केंद्रीय समस्या उनका बता भी, साधनों का पूर्ण रोजगार कैसे और साधनों का विकास है वो कैसे है. तो कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, ये हमारी पहली समस्या है, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए. जबकि उत्पादन किसके लिए किया जाए, इसका करेक्ट आंसर है हमारा आय और धन के वितरण से. इनका मैं दूसरा नाम और बता देता हूँ. पहली केंद्रीय समस्या है, इसका एक दूसरा नाम है चुनाव की समस्या. उत्पादन कैसे किया जाए इसे बोला जाता है तकनीक की समस्या, और उत्पादन किसके लिए किया जाए इसे बोला जाता है वितरण की समस्या. तो हमारा थर्ड आंसर है ए. जब उपभोक्ता अपनी आय को x और y 2 वस्तुओं पर व्यय करता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि है वो कहाँ प्राप्त होगी? MUX बराबर MUY. ये जो क्वेश्चन भाई इसको होल्ड पर रख रहे हैं क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है वो डी है, परंतु सॉरी डी नहीं, ये सी है. 4 का आंसर है वो सी है. क्यों? क्योंकि इसका जो करेक्ट सूत्र है वो होता है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, परंतु ये इसमें अधूरा दे रखा है. आगे बढ़ते हैं. सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने पर कुल उपयोगिता है वो क्या होती है? घटती है. कैसे? ये हमारी इकाई होती है क्वांटिटी. 1 2 3 4 टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. ये बोल रहा है कि 4 3 -2, तो कुल उपयोगिता मान लेते शुरू में थी 15, फिर ये हो गई हमारी 18, अब -2 हो गई तो यानी कि 16 हो गई, तो कुल उपयोगिता है वो हमारी घट गई. तो 5 का आंसर है ए. सीमांत उपयोगिता घट रही है तो कुल उपयोगिता घटेगी. मांग का नियम बताता है, मांग का नियम हमें बताता है कि मांग कीमत से विपरीत रूप से संबंधित है. तो कीमत मांग से, कीमत पूर्ति से, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं इसकी. मांग कीमत से विपरीत रूप से संबंधित. करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि मांग है वो डिपेंड करती है कीमत पर, कीमत है वो मांग पर डिपेंड नहीं करती. तो मांग कीमत से विपरीत रूप से संबंधित है का ए. आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन 7 का. पूरक वस्तु की कीमत कमी होने से वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरक वस्तु मान लेते हैं हम, जैसे जूते और जुराब. करेक्ट एग्जांपल है कार, पेट्रोल, कॉपी और पेन. तो पूरक वस्तु की कीमत कम हो गई तो जूतों की मांग बढ़े, जूतों की कीमत कम हो गई तो जूतों की मांग बढ़ेगी, जूतों की मांग बढ़ेगी तो जुराब की मांग भी बढ़ेगी. तो इसका आंसर है मांग बढ़ेगी. 7 का देखिए. निम्न सूत्र से सूत्र को पूरा कीजिए. लोच गुणांक यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है बटे में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन. तो मांग में परिवर्तन, मूल कीमत मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन. तो आंसर है इसका सी. इसमें हम प्रतिशत परिवर्तन को ही मापते हैं. मांग में प्रतिशत परिवर्तन. 9 का देखते हैं. यदि उत्पादन के एक साधन को दुगना करने से उत्पादन दुगने से अधिक हो जाता है तो ये क्या है? पैमाने का, ये है
स्थिर प्रतिफल तो बिल्कुल ही नहीं है, न तो कारक का न पैमाने का, क्योंकि उत्पादन साधन को दुगना किया परंतु उत्पादन दुगने से ज्यादा हो गया, तो ये पैमाने या कारक में से एक है। परंतु यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक साधन को हमने दुगना किया है, तो ये है हमारा कारक के वर्धमान प्रतिफल, या इसको आसान भाषा में बोल ले तो कारक के बढ़ते प्रतिफल। 10 का क्वेश्चन देखिए, अधिकतम लाभ कमाने के इच्छुक फर्म परिवर्ती अनुपात यानी परिवर्तनशील अनुपात या कहे अल्पकाल में कौन से चरण में उत्पादन करना पसंद करती हैं। पहले चरण में उत्पादन हमारा बढ़ता यानी बढ़ते प्रतिफल के नियम, दूसरे चरण में होते हैं हमारे समान प्रतिफल के नियम, और तीसरे चरण में होते हैं हमारे घटते प्रतिफल। तो जो एक उत्पादक है इस बिंदु तक उत्पादन करना पसंद करता है, उसके बाद जैसे जैसे उत्पादन की अतिरिक्त इकाइयां लगाएगा वो उत्पादन के साधन की उसका उत्पादन है वो लगातार घटता जा रहा है, तो दूसरे चरण के अंत तक उत्पादक है वो उत्पादन करता है। तो करेक्ट आंसर इज 10 का बी। 11 का देखिए, डेल्टा टीसी बटे डेल्टा क्यू, टीसी मतलब टोटल कोस्ट, तो टोटल कोस्ट ये डेल्टा वाला जो सूत्र होता है, डेल्टा वाला वो आता है हमारे मार्जिनल में, तो करेक्ट आंसर इज 11 का सी, मार्जिनल कोस्ट का ही सूत्र होता है डेल्टा टीसी, यानी कि टोटल कोस्ट में परिवर्तन बटे डेल्टा क्यू उत्पादन में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं, 12 का क्वेश्चन, एमसी वक्र एसी वक्र को उस स्थिति में काटता है जब एसी वक्र नीचे की ओर गिर रहा है, जब एसी वक्र ऊपर की ओर उठ रहा है, जब एसी वक्र है वो न्यूनतम होता है। तो करेक्ट आंसर है सी, ये हमारा एसी कर्व है। एमसी जो कर्व है वो एसी को उसके न्यूनतम बिंदु से काटेगा, ये यहाँ न्यूनतम बिंदु पर काटता है एमसी। और एक खास बात और, एमसी का न्यूनतम बिंदु यदि हम ग्राफ बनाए तो एमसी का न्यूनतम बिंदु ये यहाँ पे आ गया, एसी के न्यूनतम बिंदु से हमेशा पहले आता है। सामान्य लाभ उत्पन्न होते हैं, ये कल भी एक क्वेश्चन आया था, तो इसका करेक्ट आंसर जहां औसत आगम और औसत लागत है वो दोनों बराबर हो वहां पर सामान्य लाभ होते हैं, या इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी बोला जाता है। 13 का आंसर है बी। 14 का देखिए, जब पूर्ति वक्र खड़ी हुई सरल रेखा के रूप में हो, खड़ी रेखा के रूप में है हमारा सप्लाई कर्व, तो यह क्या बताता, पूर्णतया लोचदार पूर्ति, पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति को देता है। तो 14 का आंसर है, खड़ा वक्र है पूर्णतया बेलोचदार, और सप्लाई कर्व यदि ऐसे हो तो वो होता है हमारा पूर्णतया लोचदार। 15 का देखिए, पूर्ति के स्थिर रहने पर तथा मांग कम हो जाए तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूर्ति स्थिर है, मांग कम हो गई, चलो भाई ग्राफ बना के देख लेते हैं क्या होगा। ये हो गया हमारा एस एस, ये हो गया हमारा डी डी, ये हो गया हमारा पी, और ये हो गया हमारा क्यू, और ये हो गया बिंदु बी। अब ये बोल रहा है कि पूर्ति स्थिर है, मांग कम हो रही है, तो मांग को हमने कम करना है, तो मांग कम इधर होगी, क्या होगा, ये नया संतुलन बिंदु आ गया E1, क्या हुआ, हमारी कीमत है वो घटके हो गई P1 और मात्रा भी घटकर हो गई Q, तो इसका आंसर हो गया 15 का सी। पूर्ति स्थिर रहे और मांग कम हो जाए तो कीमत है कम हो जाती है। 16 का सेम मिलता जुलता है, जब मांग और पूर्ति में बराबर कमी हो तो कीमत क्या होगा। जब मांग और पूर्ति में दोनों में बराबर कमी हो तो कीमत है वो स्थिर रहेगी। मैं आपको एक ग्राफ से समझा देता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स में ग्राफ का बड़ा मजा है, अगर आप ग्राफ समझ लेते हैं, ग्राफ आपको समझना आ जाता है। ये देखिए, ये हो गया हमारा संतुलन बिंदु E, ये हो गया हमारा प्राइस P, ये हो गया हमारा क्वांटिटी Q। हमने क्या करना है, मांग में भी उतनी कमी करनी जितनी की पूर्ति में कमी करनी। ये हो गया हमने मांग में कमी, नया मांग वक्र हो गया D1। पूर्ति में भी हमने उतनी ही कमी की है, तो पूर्ति में कमी है वो हमारे ऊपर की तरफ होती है। ये हो गया हमारा S1 अप्लाई कर्व, ये दोनों यहाँ पर काट रहे हैं, उसी बिंदु पर नया बिंदु आ गया E1। तो प्राइस है वो अनचेंज रहेगा, परंतु
क्वांटिटी है वो घटकर हो गई OQ1। तो करेक्ट आंसर इज सी। जब मांग और पूर्ति दोनों में बराबर कमी हो तब कीमत स्थिर रहती। मांग और पूर्ति दोनों में बराबर वृद्धि हो तो भी कीमत स्थिर रहती है। फर्क किस पर पड़ता है? मात्रा पर। यदि कमी हो तो मात्रा भी कम हो जाती है, यदि वृद्धि हो, बराबर वृद्धि हो, तो मात्रा बढ़ जाती है। 17 का देखिए, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है। कल भी यह क्वेश्चन आया था, इसका करेक्ट आंसर है अति अल्पकाल में जो कीमत पाई जाती है उसे बाजार कीमत कहा जाता है। संतुलन कीमत से अधिक कीमत की न्यूनतम सीमा निर्धारण से क्या होती है? इसे पूर्ति आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है। ये जो टॉपिक है वो हमारा समर्थन कीमत, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, समर्थन कीमत वाले टॉपिक से है, जिसे MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। क्या होता है? अभी जैसे गेहूं का सीजन है तो मांग और पूर्ति की वजह से उसका संतुलन प्राइस है वो यहाँ निर्धारित होता है, परंतु सरकार इस बिंदु से ऊपर किसानों के लिए प्राइस निर्धारित कर देती ताकि किसानों को एक न्यूनतम आय मिलती रहे। परंतु इस स्थिति में जो हमारी डिमांड है वो इतनी, परंतु सप्लाई वो इतनी ज़्यादा होगी, पूर्ति अधिक होगी, तो ये अधिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका एक दूसरा नाम है पूर्ति आधिक्य, यानी कि सप्लाई सरप्लस। अगला देखिए, कीमत विभेद किस प्रकार की विशेषता है? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। कीमत विभेद है वो एकाधिकार बाजार की विशेषता है। 19 का बी। आगे बढ़ते हैं। पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध दर्शाता है? सीधा, उल्टा है, प्रत्यक्ष? इनमें से कोई नहीं, उल्टा भी नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है सीधा, क्योंकि कीमत बढ़ती है तो सप्लाई है वो भी बढ़ती है, यदि कीमत घटती है तो सप्लाई है वो भी घट जाती है। तो सीधा संबंध होता है। जबकि डिमांड में उल्टा संबंध होता है, यदि कीमत बढ़ती है तो डिमांड घटती है, और यदि कीमत घटती है तो डिमांड बढ़ती है। क्लियर? 21 का देखिए, व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर है रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटा था, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में। 1933 में 22 के देखिए, साधनों के आवंटन का जो विषय है वो है हमारा व्यष्टि समष्टि, क और ख दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 का ए। निम्न में से कौन सा आय के चक्रीय प्रवाह में एक क्षरण है? ये कल दो शब्द होते हैं, एक इसके बोलते हैं लीकेज और एक होता है हमारा इंजेक्शन। यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे राष्ट्रीय आय में इनकम का फ्लो बढ़ता है उसे इंजेक्शन बोलते हैं। लीकेज जिससे हमारा जो इनकम का फ्लो है वो घट जाता है, यानी पैसा उस सिस्टम से बाहर निकल जाता है। फर्म द्वारा लिए गए ऋण वो पैसा मार्केट में खर्च करेगी, मार्केट में आएगा, तो ये हमारा इंजेक्शन है। सार्वजनिक व सरकार जब भी खर्च करती है वो भी हमारा इंजेक्शन है। निवेश जब भी हम करते हैं, पैसा यानी सिस्टम में डालते हैं, तो ये भी इंजेक्शन है। परिवार द्वारा की गई बचत है वो हमारी होती है लीकेज। तो 23 का आंसर है हमारा सी। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सा सही है? NNP मार्केट प्राइस वो है, GNP में से डेप्रिसिएशन घटा दी, ये हमारा करेक्ट है। NDP मार्केट प्राइस में को वो है हमारा NNP मूल्यह्रास, ये गलत है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए अप्रत्यक्ष कर जोड़ा जाता है। NDP फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NDP मार्केट प्राइस में से ये घटाया जाता है, तो ये भी गलत है। GDP फैक्टर कॉस्ट को NDP फैक्टर कॉस्ट में से घटाया जाता है, तो करेक्ट आंसर है कि GNP ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में से यदि हम डेप्रिसिएशन घटा दे तो वो हमारा बन जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। 25 का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय डैश आय का भाग होती है, जो कि घरेलू है। एक जो इंडियन है कहीं भी काम करता हो उसकी जो इनकम है वो हमेशा भारत की आय है वो मानी जाएगी। 26 का, निम्न में से कौन सा मुद्रा के प्रकार में शामिल है? बैंक शाख मुद्रा होती है, पत्र मुद्रा ये भी करेंसी में शामिल करते हैं, मनी में। धातु मुद्रा यानी कि कॉइन्स, सोना अब मुद्रा के रूप में नहीं रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 26 का आंसर है हमारा
डी। 27 का देखिए, आय के एक न्यूनतम स्तर से आय का स्तर कम होने पर बचत। भाई आय के एक न्यूनतम स्तर है, भाई ये लोगों को एक इतना जो लेवल है इनकम का वो होना चाहिए, यदि उससे भी कम आय हो जाए तो क्या होगा, बचत है वो ऋणात्मक हो जाएगी। क्योंकि बचत, लोग जो बचत का पैसा है अपनी जो डेली जो कहते हैं न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं उन पर प्रयोग करने के लिए खर्च करना शुरू कर देंगे, तो आय है वो, बचत है वो ऋणात्मक होनी शुरू हो जाएगी। प्रभावपूर्ण मांग है, इफेक्टिव जो डिमांड है वो होती है हमारी पूर्ण रोजगार में, अल्प रोजगार में, पूर्ण रोजगार से अधिक, यानी कि तीनों स्थितियों में ये संभव होती है। तो इसका आंसर हो गया डी। और ये जो विचारधारा है ये था जे.एम. केन्स का। अगला देखिए 30 का देखिए, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। मनोरंजन कर है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उत्पादन कर वो इनडायरेक्ट, सॉरी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आय कर ये हमारा डायरेक्ट टैक्स है, सेवा कर सर्विस टैक्स वो भी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 का सी। आगे बढ़ते हैं, विनिवेश से क्या अभिप्राय है। वर्तमान निवेश को कम करना, निवेश के मूल्य को कम करना, चलन मुद्रा, सरकार की परिसंपत्तियों को कम करना या बेचना। तो करेक्ट आंसर है हमारा 31 का डी। प्राथमिक घाटा कल भी आया था, ये राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज का भुगतान। तो 32 का हो गया हमारा ए। बाजार कीमत और साधन लागत या कहें मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस कह लो या फैक्टर कॉस्ट कह लो, इनमें अंतर क्या होता है। इनमें अंतर होता है हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का, जिसे हम शॉर्ट में एनआईटी के नाम से जानते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं, दैट इज आवर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। बढ़िया सवाल है, अब तक इसका जिक्र नहीं हुआ, ये नया क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट सोल्व करने का यही एक फायदा है हमें, जो टॉपिक हमने कभी पढ़े नहीं, जो टॉपिक हमने कभी सुने नहीं, वो अभी प्रैक्टिस सेट में आ जाते हैं, तो एग्जाम के टाइम ये हमें याद रहेंगे। तो 34 का आंसर है दैट इज अवर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसे बोलते हैं CSO। वो हमारे राष्ट्रीय आय की गणना करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO। ब्रेटन वुड्स है वो किस वर्ष से प्रारंभ हुई। अगर ये आपको ध्यान हो तो ये क्वेश्चन आपके जो सेट एग्जाम था उसमें आया था। ब्रेटन वुड व्यवस्था क्या है, ये जो स्थिर विनिमय प्रणाली का दूसरा पार्ट है। स्थिर विनिमय प्रणाली में एक तो हमारी थी स्वर्णमान मुद्रा प्रणाली, दूसरी थी हमारी समजनीय या ब्रिटिश वुड्स, ब्रिटेन वुड समजनीय प्रणाली। तो ये हमारी लागू हुई थी 1944 में। वर्तमान विनिमय दर का निर्धारण है वो कैसे होता है। वर्तमान विनिमय दर का जो निर्धारण है वो होता है हमारा विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति से। तो 36 का हो गया हमारा डी। आगे बढ़ते, निम्न में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में जरूर मिलेगा। भाई 4 आइटम देके ये पूछ लेंगे, इनमें से किसे राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है या इनमें से किसे राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता। तो घरेलू सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, हस्तांतरण आय। तो करेक्ट आंसर है डी। इनमें से किसी को भी राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जा सकता। एक जैसे गृहिणी घर में काम करती है उसको राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते, मध्यवर्ती वस्तुओं को भी शामिल नहीं करते, हस्तांतरण आय को भी शामिल करते। तो करेक्ट आंसर है डी। 38 का देखिए, भारत में नोट जारी करने की कौन सी व्यवस्था है। इजी सवाल है। न्यूनतम सुरक्षित व्यवस्था इसे बोलते हैं। इसके अनुसार भारत में ये, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। भारत में न्यूनतम सुरक्षित कोष व्यवस्था, इसके अंतर्गत तो 200 करोड़ रुपए का जो कोष है खजाना वो स्पेशल अलग से रख के उसके बदले में इश्यू जारी कर देते। इसमें से 115 करोड़ का जो गोल्ड है वो होना आवश्यक है, मिनिमम 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। बाकी जो 85 करोड़ की हैं वो विदेशी सिक्योरिटीज, विदेशी प्रतिभूतियां, शेयर, डॉलर इत्यादि हो सकते हैं, और 115 करोड़ का है वो गोल्ड होना आवश्यक है। 39 का रिपीट है, ये कल वाले उसमें भी था। एक व्यापारिक बैंक वह है जो दीर्घकालिक ऋण देता है, साख का सृजन करता है, अल्पकालीन ऋण देता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास पार्ट 1,
सरकारी बजट का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? आय और संपत्ति का पुनः वितरण, आर्थिक स्थिरता। तो करेक्ट आंसर इज सी, क और ख दोनों ही काम करता है आर्थिक बजट। तो दैट इज अवर पार्ट 1। 40 क्वेश्चन हो गए हमारे। वक्र किसे कहते हैं? तो पेपर में ये जो टॉपिक है ये आता रहता है, तो इसके गुण और वो है, आप इसको याद कर लें। उत्पादन फलन किसे किसे कहते हैं? उत्पादन फलन है वो किसी वस्तु के उत्पादन करने वाले विभिन्न कारकों के बीच में गणितीय संबंध को दर्शाता है। आमतौर पर उत्पादन फलन को हम ऐसे दर्शाते हैं, क्यू एक्स क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स फंक्शन ऑफ एल एंड एल फॉर लेबर यानी कि श्रम और के फॉर कैपिटल यानी कि पूंजी। उत्पादन फलन है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अल्पकालीन और एक होता है हमारा दीर्घकालीन। तो ये आप अपने उत्पादन वाला जो चैप्टर है उस वहां से इसको आप देख सकते हो। ये हमारा चैप्टर 6 है। क्या कोई वस्तु मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। ये उस व्यक्ति के उपभोक्ता पर निर्भर करता है। कैसे? जैसे दूध है। दूध यदि हलवाई की दुकान पर जाएगा तो वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वो उससे मिठाई बनाने में प्रयोग करता है। परंतु वही दूध यदि एक घर में आए तो वो आगे उस दूध को बेचता नहीं, उसको अपने बच्चों को पिलाने में, चाय कॉफ़ी बनाने में वो प्रयोग कर लेता है। तो वो दूध है घर में अंतिम वस्तु है, वो हो सकता है। इसी तरह एक मान लेते हैं जैसे कि एक सिलाई मशीन है या सुई धागा कह लो, ठीक है। ये एक टेलर के लिए क्या होती है? टेलर के लिए मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि उनकी सहायता से कपड़े सिलकर वो आगे बेचता है। परंतु एक घर में ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। निवेश गुणक किसे कहते हैं? ऑलरेडी बता चुके हैं कि भी किसी अर्थव्यवस्था में भाई पैसा निवेश करने से आय में उतनी वृद्धि नहीं होती जितना हमने पैसा डाला, बल्कि उससे कई गुना वृद्धि होती है। यह आय के चक्रीय प्रवाह की वजह से होता है। और निवेश करने से आय में कितनी वृद्धि होती है यह निवेश गुणक पर डिपेंड करता है। इसकी व्याख्या है प्रोफेसर केन्ज ने की थी। इसका जो सूत्र है वो है के बराबर है 1/1 - MPC, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कब कम हो सकता है? घरेलू का मतलब जैसे GDP में यदि हम एनफिया जोड़ दें, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनफिया जोड़ दें तो वो हमारा बन जाता है GNP। ये बोल रहा है कि ये इससे कम कब हो सकता है? ये इससे पॉसिबल कम हो सकता है यदि एनफिया है वो हमारी माइनस में। कैसे? GDP हमारी थी 500 करोड़, एनफिया यानी कि नेट फैक्टर इनकम वो थी हमारी -100 करोड़। तो GNP वो हो जाएगी हमारी 400 करोड़ रुपए, क्योंकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, ये वैल्यू माइनस में तो आंसर हो जाएगा 400। तो जो घरेलू उत्पाद है राष्ट्रीय उत्पाद है घरेलू उत्पाद से कम हो सकता है यदि विदेशी इनकम है वो कम हो जाए। कैसे उत्पादन किया जाए? इस केंद्रीय समस्या का उत्पादन की व्याख्या करिए। कैसे उत्पादन किया जाए? पहले हम इसकी हेडिंग बनाएंगे कि कैसे उत्पादन किया जाए। हेडिंग बना के हम लिखेंगे। इस समस्या का दूसरा नाम तकनीक के चुनाव की समस्या भी कहते हैं। इस केंद्रीय समस्या में यह देखा जाता है कि भी उत्पादन को है वो कौन सी तकनीक से किया जाए। उत्पादन की दो तकनीकें होती है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में श्रम का ज़्यादा प्रयोग होता है और पूंजी प्रधान तकनीक में मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र बताओ। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र है राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत, आर्थिक विकास और विदेशी व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार, यस। राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर बताया। राजस्व प्राप्ति यानी कि जो होती है सरकार की रूटीन इनकम होती है, जैसे सरकार फीस लेती है, रोडवेज की टिकट काटती है या लाइसेंस फीस है, कर लेती है, ये होती है हमारी राजस्व प्राप्ति। तो राजस्व प्राप्तियों का क्या गुण है? एक तो सरकार की संपत्ति है वो कम नहीं होती और सरकार के जो दायित्व हैं दायित्वों में कोई वृद्धि
नहीं होती। तो राजस्व प्राप्तियों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होती हैं कर प्राप्तियां जैसे आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, एक होती है करेतर यानी कि कर के अलावा जैसे लाइसेंस, लाइसेंस फीस। ठीक है, ये आप किताब में आप देख लेंगे तो इस तरीके की होती है, वो होती है हमारी राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति बिल्कुल इसका उल्टा होता है। पूंजीगत प्राप्तियों से या तो संपत्ति है वो सरकार की संपत्ति कम होती है, या जो लाइबिलिटी है सरकार के जो दायित्व हैं वो बढ़ते हैं, दायित्व हैं वो बढ़ते हैं सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों से। जैसे सरकार ने विदेशों से ऋण ले लिया, ऋण ले लिया तो क्या होगा, सरकार ने के पास लायबिलिटी बढ़ गई, पैसा आया, प्राप्ति हुई है, परंतु ये पूंजीगत प्राप्ति की। दोहरी गणना की समस्या बार बार ये रिपीट हो रहा है। राष्ट्रीय आय का हमारा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लेना कि कई बार एक ही वस्तु का मूल्य है वो दो बार है वो जुड़ जाता है। कैसे, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। अभी एक किसान ने गेहूं उगाया और 100 रुपये का जो गेहूं है वो किसको बेच दिया, आटा चक्की वाले को बेच दिया। इस चक्की वाले ने इस गेहूं को पीस कर जो आटा है वो आगे 150 रुपये में बेकरी वाले को बेच दिया। इस बेकरी वाले ने आटे के ब्रेड बिस्कुट वगैरह बनाकर 200 रुपये के उपभोक्ता को वो बेच दिए। तो उपभोक्ता के लिए इसका मूल्य कितना है, 100, परंतु इस 200 रुपये, परंतु इस 200 रुपये में 150 रुपये का आटा शामिल है। इस 150 रुपये में से 100 रुपये गेहूं का आटा शामिल, तो यहाँ पर इस 200 रुपये में ये भी मूल्य शामिल है और ये भी मूल्य शामिल। इसे ही आय की दोहरी गणना कहा जाता है और ये हमारी उत्पाद विधि में होता है। प्रश्न नंबर 12, तालिका व रेखा चित्र की सहायता से मांग व कमी और मांग में संकुचन का अर्थ बताइए। हमने कल वाली क्लास में किया था। मांग में कमी क्या होता है, मांग में कमी होता है कीमत स्थिर रहे, यानी कि कीमत के अलावा यदि किसी वजह से मांग घटती है तो वो मांग में कमी कहलाता है। जबकि मांग के संकुचन का अर्थ है कि कीमत के बढ़ने से मांग का कम हो जाना मांग का संकुचन कहलाता है। अब इसको ग्राफ से दर्शा देंगे। इसका एक दूसरा नाम है मांग वक्र का संचलन और मांग में कमी का नाम है मांग वक्र का खिसकाव। मांग की लोच से आप क्या समझते हैं और मांग की लोच की श्रेणियों की रेखा चित्र सहित क्या कीजिए। मांग की लोच से क्या अभिप्राय है। अभी किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन होता है उसके माप को ही मांग की लोच को कहा जाता है। तो इसकी 5 श्रेणियां होती है हमारी, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर। पहला है मांग की लोच है वो अनंत होना, मांग की लोच अनंत होना। इसमें जो मांग वक्र है वो ओ एक्स के समानांतर होता है। मांग की लोच है वो शून्य होना, मांग की लोच जब शून्य कब होती है, जब ये ओ वाई अक्ष के समानांतर हो। ठीक है, ये हो गया हमारा मांग की लोच है वो शून्य होना। अगला है इकाई से अधिक होना, इकाई से अधिक होना तो बना दो। मांग की लोच इकाई से अधिक होना तो कीमत में उससे ज़्यादा परिवर्तन होना चाहिए जितना कि, तो इसको इकाई से अधिक दर्शाने के लिए हम इसकी एक टेबल के सहायता से या उसकी सहायता से भी बना सकते हैं। ये हमारा आरंभिक मांग वक्र था। ठीक है, डी मांग में हमने उससे कम परिवर्तन करना है, इकाई से अधिक, इकाई से अधिक यानी कि कीमत में हमने कम परिवर्तन करना है और मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन करना है। तो इस तरीके से हम ये हमारी कीमत में कम परिवर्तन है, मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन, तो इकाई से अधिक मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण एकाधिकार बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अंतर बताइए। बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि बाजार में से आपका 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन वो जरूर आ जाता है। अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं। अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र निर्धारण की होता है हमारा, हालांकि सिलेबस से बाहर है, फिर भी थोड़ा सा इसको आप देख लेना। मुद्रा क्या है, मुद्रा ने किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा नहीं समझना है। भाई मुद्रा क्या है, मुद्रा वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो विनिमय के माध्यम का काम करे। यह कोई वस्तु हो सकती है, कोई धातु हो सकती है, कोई कागज हो सकती है। तो उसके बाद है मुद्रा ने किस प्रकार विनिमय प्रणाली को की कठिनाइयों को दूर किया। तो विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ थी, जैसे मूल्य का हस्तांतरण,
तो उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के हम ये लिख देंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का हस्तांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन था, परंतु मुद्रा का आविष्कार होने से ये काम बड़ी आसानी से हो गया। माप मूल्य का माप भी वस्तु विनिमय प्रणाली में एक ही वस्तु के सैकड़ों माप होते थे, परंतु मुद्रा के आविष्कार की वजह से एक वस्तु का केवल एक ही माप हो गया मुद्रा के रूप में। इस वजह से ये कठिनाई भी दूर होगी। तीसरा था जैसे कि आंशिक मूल्य। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं को टुकड़े कर कर बेचना संभव नहीं था। मान लीजिए कि एक घोड़े का मूल्य 2 बोरी अनाज है, तो किसी के पास 1 बोरी अनाज हो तो आधा घोड़ा नहीं ले सकता, लेकिन मुद्रा का आविष्कार होने की वजह से हम अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु को खरीद सकते हैं। ये इस तरह से जो मुद्रा की जो माप थे उनको वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जो कठिनाइयाँ थी उनको हम थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के लिख देंगे तो हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक किस प्रकार बैंकों का अंतिम ऋणदाता और सरकार का बैंक है? तो केंद्रीय, सबसे पहले हम केंद्रीय बैंक के बारे में डिफाइन करेंगे। केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो किसी देश की मौद्रिक प्रणाली के शिखर पर होता है और वो सभी बैंकों को नियंत्रण करता था तथा देश की जो मौद्रिक नीति है उसको लागू करने में मदद करता है। यह किस प्रकार अंतिम ऋणदाता और सरकार का बैंक हमने करना है। तो प्यारे बच्चों, आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। और आज हमने 1 घंटे से भी कम समय में इस क्लास क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लिया है। तो यदि किसी बच्चे के कोई डाउट है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करिए। तब तक मैं आपसे इधर उधर के 1-2 बात और कर लेता हूँ, उसके बाद हम हमारी जो आज की क्लास है वो समाप्त करते हैं। तो यह बताइए कि यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ बताएं। और ये सेट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये आपने, मैं स्क्रीन चेंज, वीडियो कहाँ से सेट कहाँ से, आंचल नागल, यू आर ऑसम सर, थैंक यू। अच्छा बोला ओके। आप अपनी वेबसाइट यहाँ अपने ब्राउज़र में लिखेंगे eschoolharyana.com, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे, साइट आपके पास खुल जाएगी। आपने यहाँ मीनू एग्जाम कॉर्नर से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट फॉर क्लास 10th एंड 12th। आप यहाँ से इस सेट को जब आप खोलेंगे तो आप ये आपके सेट ये यहाँ पर ये आपके अलग अलग संस्थाओं ने बनाए गए हैं और नीचे आप वो ऑफिशियल वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो NSQ सब्जेक्ट के हैं वो भी आपको ये आपके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये हमारे पेपर हैं जो कि हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, आप इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट। आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप जाएंगे ई लर्निंग मीनू में, ई लर्निंग में आपको मिलेगा 12th इकोनॉमिक्स स्टडी मटेरियल और इकोनॉमिक्स एजुसेट वीडियो। ये दोनों में आप ऑप्शन जाके दे लेना। इकोनॉमिक्स स्टडी मटेरियल में आपको सब कुछ सारा एक ही जगह मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के नोट्स आपने पढ़ने हैं, यहाँ पर क्लिक करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास देखने के लिए यहाँ करें। इसके अलावा ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के 1-1 नंबर वाले पेपर बने हुए हैं। आप यहाँ पर इन लिंक पर जाकर ये पेपर है वो आप देख सकते हैं। जो हमारे पुराने विद्यार्थी उन सबको ये पता है कि भाई टेस्ट कैसे देना है। ये किसी भी जो भी आपने टेस्ट देना है 1-1 नंबर वाला, आप उस टेस्ट के नाम पर क्लिक करें, ये आपका जो टेस्ट है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ अपना ये नाम, ईमेल आईडी ये भरने आपका वो टेस्ट शुरू हो जाएगा। जैसे आप टेस्ट सबमिट कर देंगे आपको हाथों हाथ आपका स्कोर पता चल जाएगा और जो करेक्ट आंसर है वो भी पता चल जाएंगे। तो अभी सिर्फ यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के टेस्ट उपलब्ध हैं। तो सारे विद्यार्थियों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन लिंक पर जाके, यहाँ ई लर्निंग में जाके, स्टडी मटेरियल में जाके आप इन टेस्ट को जरूर दे। कम से कम आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो 1-1 नंबर वाले सवालों की प्रैक्टिस है वो बढ़िया हो जाएंगी। नीचे वाला मेनू है एजुसेट वीडियो, जो सरकार द्वारा एजुसेट बनाएगा, उसके सारे वीडियो लगभग हर एक टॉपिक के मैंने ढूंढ के ये एक ही जगह पर डाले। आपने किसी भी एक जिस टॉपिक पर भी आपने वीडियो देखना है, जैसे कि ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो राष्ट्रीय आय है, आय का चक्रीय प्रभाव है, तो इससे रिलेटेड यदि आपने कोई वीडियो देखना तो आप सीधे इस वीडियो पर क्लिक हो। जैसे राष्ट्रीय आय को मापने की आय विधि आपने देखनी है तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे, सीधा ये एजुसेट का जो वीडियो है वो आपके सामने आपको खुल जाएगा। तो काफ़ी मतलब मटेरियल बता दी मैंने आपको। तो 2 चीज़ें आप याद रखना
ई लर्निंग मीनू में जाना है और एग्जाम कॉर्नर में आपने, एग्जाम कॉर्नर से तो आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और ई लर्निंग में आप स्टडी मटेरियल और एजुकेट वीडियो दोनों देख सकते हैं। तो फाइनली क्लास को अब हम एंड करते हैं। अगली क्लास में हम क्या करें, एक अगला प्रैक्टिस सेट और देखें। मेरा ये मानना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपकी जो रीमेडियल क्लास है मैं वीकेंड पर ले लूँगा। एक दिन आपको राष्ट्रीय आय का टॉपिक करवा दूंगा और एक दिन आपका रीमेडियल क्लास से ले लूँगा। जो आपके पेंडिंग टॉपिक है वो मैं आपको बाद में करवा दे। फिलहाल हम प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। आप क्या सोचते हो भाई? ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर योर नाइस वर्ड्स। आपने कितने अच्छे अच्छे कमेंट किए, आप सभी का धन्यवाद एंड थैंक्स टू यू कि आपने इस क्लास को अटेंड किया, कमेंट्स के माध्यम से इसको लाइव बनाया। आई थैंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल क्लास। बट आप लोगों से एक छोटी सी भाई, थोड़ा अपना आप केवल अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ केवल 6 ही बच्चे हैं वो लाइव क्लास देख रहे हैं। दोस्तों को इन्वाइट करो भाई, 15, 20, 50, 60, 100, 150 बच्चे आप बुलाओ, उनको भी पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर लाइव क्लास हो रही है, अटेंड करो, सीखो। अभी तो हार्डली हमारे पास केवल 9 दिन का ही टाइम बचा। 9 दिन में से भी हमारा आज का दिन गया। 23 तारीख को हमारा इंग्लिश इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो थोड़े अपने साथियों को आप यहाँ पर इनवाइट करें, उनके साथ लिंक शेयर करें और उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। एंड आज कमेंट में हमारे एक जो चैनल है, आप इस चैनल पर भी जाके आप इकोनॉमिक्स के जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स ओशियन के नाम से। ये हमारे साथी एक टीचर हैं, मैम है, इनकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास है वो हमें एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक यू एवरीवन फॉर कमेंटिंग एंड लाइक। इसके हमारी जो लाइव क्लास आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी यहाँ इन्वाइट करें। एंड लास्ट में मैं आपको एज यूजुअल वही शब्द कहना चाहूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, लगे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।